आज की कहानी का नाम है कर्जा। आज शादी के पूरे 12 साल बाद सरिता और सूरज ने अपना घर खरीदा था। आज उसका उद्घाटन था। इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कई सारे रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सिर्फ सरिता के मायके की तरफ से ही, और सूरज के कुछ दोस्त जरूर थे, लेकिन उसके एक भी रिश्तेदार वहाँ नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सूरज का परिवार नहीं था। उसके परिवार में उसकी मम्मी रमा जी, छोटा भाई अमित और उसकी पत्नी बहन ज्योति सब थे, लेकिन उसने किसी को नहीं बुलाया था और ना ही किसी ने उसे बुलाने के लिए कहा था। सरिता अभी कलश लेकर घर में प्रवेश करने वाली ही थी कि घर के बाहर खड़े सूरज की नज़र सरिता पर चली गई। आज वाकई सरिता बहुत सुंदर लग रही थी। कितनी निश्चल हंसी के साथ वह लोगों का अभिनंदन कर रही थी। आखिर सरिता ने उसका एक सच्ची जीवन संगनी की तरह हर कदम पर पूरा साथ दिया था। उसे यूं हंसते मुस्कुराते देखकर आज उसे अपनी पुरानी बातें अचानक ही याद आ रही थी। जब 12 साल पहले उसकी बहन ज्योति की शादी पक्की हुई थी, घर में शादी की तैयारी चल रही थी, पर आए दिन सरिता और सूरज की बहसबाजी बढ़ चुकी थी। उस दिन भी घर में बहुत बहस हो रही थी। तुम्हारी मम्मी बुजुर्ग है तो हर बार वह सही होगी यह जरूरी नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी गलतियां करते हैं। सरिता अपने पति सूरज से बोली, बस तुमसे तो कुछ होता नहीं है और बेवजह मेरी मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो। उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तुमसे बेहतर तरीके से जानती हैं कि घर कैसे चलाना है, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। इसलिए अपनी जबान बंद ही रखो और मेरी मम्मी के खिलाफ मुझे भड़काना बंद करो। सूरज ने कहा, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? इतना सब करके एक तरह से तुम लोग अपनी बहन के ससुराल वालों के लालच को बढ़ा रहे हो। इतना सिर उठाना भी सही नहीं है। कर्ज ले लेकर तुम लोग यह सब किए जा रहे हो, बाद में चुकाना भी तुम्हें ही पड़ेगा ना। सरिता ने कहा, सच कहा है किसी ने कि एक भाभी ननद को देखकर कभी खुश नहीं होती। मेरी बहन की शादी के मैटर में तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं और मम्मी सब संभाल लेंगे। तुमसे काम होता है तो ठीक है, नहीं तो तुम भी एक तरफ हाथ बांधकर बैठ जाओ। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा। यह सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए और सूरज उसे यूं ही कमरे में छोड़कर चला गया। घर में ले देकर 5 ही सदस्य थे। जब से ननद ज्योति की शादी पक्की हुई थी तब से घर में रोज ही ऐसा कोई ना कोई माहौल बन ही जाता था। लेन देन की बात को लेकर घर के सभी 4 सदस्य, सूरज, उसकी माँ रमा जी, देवर अमित और खुद ज्योति एक तरफ हो जाते थे और सरिता अकेली एक तरफ रह जाती थी। सूरज का अपनी मम्मी पर विश्वास ज़्यादा था। मम्मी जो कहती थी वह वही करता था। वह एक कंपनी में नौकरी करता था और महीने के 40,000 कमाता था, जबकि अमित अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में ही था और ज्योति ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। खुद सरिता भी एक कंपनी में जॉब करती थी। उसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक ही थी। बस दोनों की कमाई के अलावा घर में इनकम का कोई और जरिया नहीं था। प्रॉपर्टी के नाम पर भी 3 कमरों का एक मकान था और एक 50 गज का जमीन का टुकड़ा और था, जो सूरज के पापा ने बहुत साल पहले खरीदा था। ज्योति की शादी रमा जी ने अपने से बहुत ऊंचे घर में पक्की की थी, लेकिन अब शादी में खर्च भी उनकी बराबरी का ही करना चाहती थी। जब गार्डन बुक करने की बात आई तो सरिता की एक सहेली के जरिए गार्डन बुक हो रहा था। दरअसल वह गार्डन उसकी सहेली के एक रिश्तेदार का ही था, इसलिए मोल भाव कर वह गार्डन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का पड़ रहा था। लेकिन रमा जी ने उसमें भी मीन मेक निकाल दी, यह कहकर कि यह गार्डन उनके नए समधियों के अनुसार उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। वह लोग हाई फाई लोग हैं, ऐसे लोग छोटे मोटे गार्डन में कहाँ आएंगे, थोड़ा ढंग का गार्डन कर लो। हालांकि उस समय तो सूरज भी रमा जी के पक्ष में नहीं था। आखिर उसे भी अपनी जेब के अनुसार काम करना था। लेकिन रमा जी ने कहा, अरे बेटा तू डरता क्यों है, अभी तो कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर ले, बाद में 50 गज की जमीन के टुकड़े को बेचकर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम हमें हमारी समधियों की इज्जत का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा और उनका स्टैंडर्ड भी बनाए रखना है, तभी तो ज्योति अपने ससुराल में खुश रह पाएगी। आखिर रमा जी पर विश्वास कर सूरज ने दूसरी जगह गार्डन बुक कर लिया, जो कि उसे 7 लाख का पड़ा था। तब भी सरिता ने बहुत समझाना चाहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अब शादी की शॉपिंग को लेकर भी आए दिन घर में हंगामा होने लगा। 1000-2000 की साड़ियां तो ज्योति को पसंद ही नहीं आ रही थी। एक भी साड़ी उसने 6-7 हजार से कम की नहीं ली थी। जब सरिता ने कहा तो ज्योति ने उसे झिड़क दिया, भाभी आप तो मुझे देखकर जलती हो, इसलिए मुझे कुछ दिलाना नहीं चाह रही हो। अरे मैं आपका पैसा खर्च करवा रही हूँ क्या, जो आपको इतना दर्द हो रहा है? देखो ज्योति, तुम मेरा पैसा खर्च नहीं करवा रही हो, लेकिन अपने भाई का तो करवा रही हो ना, और तुम्हारा भाई मेरा पति है तो मुझे भी सोचना पड़ता है, आखिर चुकाना तो उन्हें ही है। सरिता हर बार ये ही बात कहती, भाभी जब भाई को कोई परेशानी नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रही हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ज्योति मुंह तोड़कर जवाब देती तो सरिता चुप हो जाती। अभी 8 दिन पहले समधियों को देने के लिए कपड़े खरीदने के लिए सब लोग बाजार गए थे।
ज्योति की सास, ननद, जेठानी सबको देने के लिए कितनी महंगी महंगी साड़ियां वह लोग पसंद कर रहे थे। तब भी सरिता से नहीं रहा गया और उसने इस बारे में कहा तो उन लोगों ने सरिता को इस समय वापस घर भेज दिया। सरिता बेइज्जत होकर घर वापस आ गई। उसने उस समय ठान लिया कि वह दोबारा इस बारे में बात भी नहीं करेगी। लेकिन आज वह लोग बारातियों को देने के लिए चांदी के सिक्के खरीदने जा रहे थे। हालांकि इस बारे में उन्होंने सरिता को नहीं बताया था, पर जब वह लोग कमरे में बैठकर बात कर रहे थे उस समय सरिता चाय पहुंचाने उस कमरे में आ गई और उसे सब कुछ सुनाई दे गया। बस उससे रहा नहीं गया और उसने सूरज को कमरे में बुलाकर उससे बात करनी चाहिए तो सूरज नाराज हो गया। और उसके बाद इतनी बहस हुई थी कि सरिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सूरज को समझाए कैसे। सूरज तो अपनी मम्मी के कहे अनुसार कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा था। खैर, सरिता पूरी शादी में कहती ही रह गई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कितना सारा कर्जा ले लिया सूरज ने अपने सर पर। जैसे तैसे ज्योति की शादी हुई और वह अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन अब शादी को पूरा 1.5 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक रमा जी ने उस जमीन को बेचने की बात तक नहीं की। अब तो कर्जदार भी सूरज से पैसे मांगने लगे थे। वह सबको आजकल की बात कहकर टालता रहा, लेकिन आखिर कब जमीन को बेचने से साफ मुकर गई। देख सूरज, कर्जा तूने लिया है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर मैं उस जमीन के टुकड़े को बेचकर वह पैसे तुझे दे दूंगी तो मेरे बुढ़ापे में क्या करूंगी? मैं तो बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। अभी तो अमित की पढ़ाई, उसकी शादी भी बाकी है। नहीं नहीं, मैं वह जमीन का टुकड़ा नहीं बेच सकती। सुनकर सूरज सदमे में आ गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस जमीन के टुकड़े के पीछे उसने इतना कर्जा सर पर ले लिया, उसे तो देने से ही रमा जी इनकार कर रही हैं। पर मम्मी, आपने तो कहा था कि कर्जा ले लो, बाद में जमीन बेचकर तुम्हें मैं कर्जा चुकाने में मदद कर दूंगी। अब कहाँ से चुकाऊंगा मैं इतना पैसा? सूरज ने कहा। तो और क्या कहती मैं कि तेरी बीवी तो हर चीज में टांग अड़ा रही थी, कुछ भी हमारी मर्जी का करने ही नहीं दे रही थी। और फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो ना, तो तुम लोग चुका ही सकते हो कर्जा। तो यह जमीन का टुकड़ा मेरे भविष्य के लिए है, मैं तो कुछ नहीं देने वाली। ये कहकर रमा जी ने इस बात को वहीं खत्म कर दिया। सूरज ने रमा जी को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। यहाँ तक कि अमित और ज्योति ने छोटे होकर भी सूरज को ही लताड़ दिया। अब तो हालत यह हो गई कि कर्ज चुकाने के चक्कर में उसकी स्थिति पूरी खराब हो चुकी थी। अब ज्योति के ससुराल में वह ठीक से त्योहार भी नहीं भेज पा रहा था, तो अब ज्योति को भी ससुराल में जेठानी के ताने सुनने को मिलने लगे थे। जिससे एक दिन ज्योति गुस्से में घर आई और उसने तो सूरज से यहाँ तक कह दिया, भैया, मेरी शादी करवाकर कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर, यह आपकी जिम्मेदारी थी। दुनिया को दिखाने के लिए इतना खर्चा किया था आपने, लेकिन अब त्योहार नहीं कर पा रहे हो और मुझे मेरे ससुराल में इतने ताने सुनने को मिलते हैं। आप भाई नहीं, दुश्मन हो मेरे। लेकिन अब भी रमा जी का दिल नहीं पसीजा था। उल्टा वह तो खुद उन सब के साथ मिलकर उसे ताने देने लगी थी। सब जानती हूँ तुम्हारा नाटक में। तुम दोनों पति पत्नी जानबूझकर इसके ससुराल त्योहार नहीं भेजते हो, यह सोचकर कि मैं वह जमीन बेच दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वह जमीन का टुकड़ा नहीं बेचूंगी। यह जमीन तो अब मेरे मरने के बाद ही बिकेगी। अपनों के मुंह से यह बातें सुनकर सूरज पूरी तरह से टूट गया था। काफी दिन तक तो वह बीमार ही रहा था, लेकिन घर में किसी को उससे कोई लेना देना नहीं था। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी को। सबको यही लगता था कि वह नाटक कर रहा है। आखिरकार सूरज कुछ गलत ना कर ले, यह सोचकर सरिता सूरज को लेकर उस घर से अलग हो गई। लेकिन तब भी रमा जी ने रिश्तेदारी में खूब उन लोगों की बदनामी की थी। सबको यही कहा था कि प्रॉपर्टी के पीछे दोनों पति पत्नी उनसे लड़ झगड़ कर अलग हो गए हैं। लेकिन सरिता ने अब इस और भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी ने कर्जा चुकाना शुरू किया। जिन लोगों को पैसों की जल्दी थी, उन लोगों के लिए सरिता ने अपनी ज्वेलरी बेचकर कर्जे की पूर्ति की थी। बाकी सरिता की इनकम से घर चलता था और सूरज की इनकम पूरी कर्जा चुकाने में जाती थी। इसके अलावा भी सूरज ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान सरिता प्रेग्नेंट हो गई और 9वें महीने के लगते ही उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसी समय उन्हें यह भी सुनने को मिला कि अमित की नौकरी भी लग गई और उसकी शादी भी हो गई है। उस जमीन के टुकड़े को बेचकर ही रमा जी ने उसकी शादी की थी, पर उन्होंने सरिता और सूरज को बुलाया तक नहीं, यहाँ तक कि अपनी पोती से भी मिलने नहीं आई। यह खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के जरिए ही पता चली थी। सुनकर सूरज को बहुत दुख हुआ। जिनके पीछे वह कर्जे में डूब गया, आज किराए के एक कमरे में रह रहा है। उन लोगों ने उसका ध्यान तक नहीं रखा, पूरी तरह से ही रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उसने ठान लिया कि अब वह बेहतर स्थिति में आकर ही रहेगा और अपनी पत्नी और बेटी को अच्छी लाइफ देगा। एक दिन उसका अपना खुद का बड़ा सा घर होगा। खैर, 7 साल में कर्ज तो चुक गया और उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसे दिन में सरिता संभालती थी और शाम को अपनी जॉब से आने के बाद सूरज संभालता था। लेकिन जब बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा तो उसने अपनी जॉब से रिजाइन किया और अब अपना पूरा फोकस बिजनेस पर ही लगा दिया। काफ़ी कोशिश और मेहनत के बाद आखिर आज सरिता और सूरज का भी अपना एक बड़ा सा घर था
और अब खुशी खुशी ढोल धमाकों के बीच दोनों पति पत्नी अपनी प्यारी सी बेटी के साथ उस घर में प्रवेश कर रहे थे। अब उन्होंने जीना सीख लिया था। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और